नमस्कार दोस्तों, मैं राइजिंग जी के जीएसएस क्लासेस से प्रशांत पटेल। आज आप लोगों को हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तुगलक वंश। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लिए थे। उसी क्रम में हम लोगों ने पढ़ा था कि गियासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र था जूना खां, जिसे उसने उलगू खां की उपाधि दे रखा था। वही आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन करता है। इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहेगा, ठीक है। यानी कि 26 वर्ष तक ये शासन करता है। पिता की मृत्यु, जब इसके पिता की लकड़ी के महल गिर जाने से मृत्यु हो जाती है, उसके 3 दिन बाद ये अपना राज्याभिषेक तुगलकाबाद में करवाता है, ठीक है। उसके 40 दिन के बाद ये दिल्ली जाएगा और दिल्ली के जो बलबन के लाल महल होते हैं, बलबन के लाल महल, उसमें ये अपना राज्याभिषेक दोबारा करवाएगा, ठीक है। इतना हम लोगों ने जानकारी हासिल कर लिए। देखिए, दिल्ली सल्तनत का ये पहला ऐसा सुल्तान था, ठीक है, जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा सुल्तान था। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। लेकिन हालांकि इसका नीति उस तरह से काम नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे लोग अर्धपागल, रक्त पिचासू ये सब नाम से पुकारते हैं। तो लेकिन दिल्ली का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और दिल्ली का पहला सुल्तान जो धर्मनिरपेक्ष रूप से शासन करता था, ठीक है। जो सबसे धर्मनिरपेक्ष रूप से शासन करता था, कौन? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? कि ये धर्म के हिसाब से पद को नहीं देता था कि अमीर का बच्चा ही अमीर गद्दी पर बैठेगा या मुस्लिम के जो हैं वही गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। ये उसकी योग्यता के आधार पर उसको गद्दी, उचित जो पद होता है वो देता था, ठीक है। योग्यता के आधार पर पद का वितरण करना शुरू किया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT ने। तो इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्ष शासक कहा जाता है। इसका धर्मनिरपेक्ष देखिए, ये दिल्ली का पहला सुल्तान रहेगा जो कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पे भी जाएगा, माउंट आबू पे जो जैन का मंदिर है वहाँ भी जाएगा, और मथुरा के केशव मंदिर जाने वाला भी ये प्रथम सुल्तान रहता है। यानी कि हिंदू के मंदिर, जैन के मंदिर और दरगाह, जो इस्लाम के दरगाह होते हैं, यह वहाँ जाने वाला ये प्रथम सुल्तान रहेगा। और होली पर्व में भी भाग लेता है, ठीक है। तो ये एक तरह से धर्मनिरपेक्ष, जैसे हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, उसी तरह से ये धर्मनिरपेक्ष शासक था। ये इसके टाइम में एक अखंड भारत, जो अखिल भारतीय साम्राज्य होता है ना, उस तरह से एक इसका शासन था। जो कि स्टार्टिंग में 23 प्रांत थे इसके शासन में, उसके बाद ये प्रांत 31 हो जाते हैं। तो शुरू के 10 साल में ये बहुत प्रगति करेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसका विघटित होना शुरू होता है। तो अखिल भारतीय सम्राट का स्थापना करने का कोशिश करता है। कश्मीर, बलूचिस्तान को छोड़कर और पूर्वी जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम साइड होता है एरिया, उसको छोड़कर बाकी अधिकांश प्रदेश को ये अपने कब्जे में ले लिया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ऐसे तो इसको इतना प्रांत तो इसके पापा जो कि GT थे, गियासुद्दीन तुगलक, उसके द्वारा ही प्राप्त हुआ था। उसमें कुछ ये अपना भी योगदान करते हैं, हालांकि बाद में विघटित होने के टूटने लगता है। देखिए, इसका जो चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है, ये जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ, विजयनगर साम्राज्य का, वो किसने किया था? तो हरियर एवं बुक्का नाम के व्यक्ति जो थे, वो निःशक्त विद्याधरन के प्रभाव में आकर, ठीक है, तो विजयनगर सम्राट का स्थापना करता है, ठीक है। कहा था कि ये पहले हिंदू रहता है, फिर मुस्लिम धर्म को अपना लेता है, और फिर संत विद्याधरन के
प्रभाव में आकर ये विजयनगर सम्राट की स्थापना करता है। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया? तो हरियर एवं बुक्का ने। कब? 1336 में, 1336 में, ठीक है। और जब ये किया तो किसके शासनकाल का दौर चल रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। एक और साम्राज्य का स्थापना होता है बहमनी साम्राज्य, ठीक है। एक यानी कि एक हिंदू साम्राज्य, एक मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना होता है। तो 1347 में हसन गुंगा किसका स्थापना करता है? बहमनी साम्राज्य का। तो इसी के काल में 2 साम्राज्य का उदय होता है, विजयनगर साम्राज्य का और बहमनी साम्राज्य का। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंगू, ठीक है। तो इतना आप मोस्ट वेरिएबल क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के 5 योजनाएं थे। तो 5 योजना के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। 5 योजना इसका क्या था? पहला, दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि। दोआब क्षेत्र किसको बोलते हैं? 2 नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उसे दोआब बोलते हैं। जो 2 नदियों के बीच में जो स्थल रहता है उसे दोआब बोलते हैं, ठीक है। तो उस क्षेत्र में क्या करता है? ये कर में वृद्धि कर देता है, ठीक है। कर में वृद्धि कैसे करता है? 1/2 कर देता है, मतलब आधा लगान लेंगे। जितना फसल तुम उपजाओगे उसका आधा हम लेंगे, ठीक है। ये क्यों करता है? क्योंकि राजकोष में अधिक से अधिक धन इकट्ठा हो सके। इसके लिए दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर देता है। लेकिन जैसे कर वृद्धि करता है तो वहाँ पे अकाल शुरू हो जाता है, ठीक है। अकाल पड़ता है, बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ता है, तो पैदावार ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो भी इसके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं एमबीटी के, वो क्या करते हैं? ज़बरदस्ती लगान लेना शुरू करते हैं, जिससे किसानों में विद्रोह की भावना जागृत होती है। और जो शासक होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, उसके खिलाफ एक गलत भावना किसानों के मन में घर कर जाता है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक बाद में बैल, ठीक है, उन्नत किस्म के बीज सब किसानों को देता है, ठीक है। लेकिन किसानों क्या करता है कि बैल तो ले लेता है लेकिन वो कृषि नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये योजना विफल हो जाता है। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। दूसरा देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? सांकेतिक मुद्रा का मतलब समझिए कि जैसे अभी हम 10 रुपया, 100 रुपया या 2000 का नोट हम लोग के पास है, तो 2000 का नोट क्या है? कागज़ का टुकड़ा। 100 का नोट क्या है? कि कागज़ का टुकड़ा, ठीक है। तो बस उसका वैल्यू है 2000 रुपया, ठीक है। अगर सरकार 2000 रुपया बंद कर दे, उसके एवज में कुछ दूसरा पैसा निकाल दे, तो 2000 रुपया वो कागज़ के समान हो जाएगा, उसका 1 रुपया भी वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस उसको वैल्यू दिया गया है कि ये 2000 का रुपया है, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा का मतलब यही चीज़ होता है। तो पहले चांदी के टाका, ठीक है, जो इल्तुतमिश ने चलाया था, और तांबे के जीतल होता था, ठीक है। उसके जगह पे इसने कांसे का प्रयोग शुरू किया सांकेतिक मुद्रा के रूप में। मतलब कि कांसे का प्रयोग करिए, वैल्यू आपका चांदी के टाका के बराबर ही रहेगा। तो सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चीन ने किया था, ठीक है। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दूरदृष्टि सोच के आदमी थे, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, लेकिन इसका ये योजना भी विफल होता है। तो देखिए विफल कैसे होता है? तो वहाँ के जो प्रजा लोग होते हैं वो क्या करते हैं? भारी मात्रा में डुप्लीकेट सांकेतिक मुद्रा बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे पित्तल कांसा के बहुत सारे जो डुप्लीकेट मुद्रा होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी या व्यापारी लोग होते हैं वो अब जो सांकेतिक मुद्रा जो कांसे का बनाया गया था वो लेना अब बंद कर देता है। तो इससे अव्यवस्था फैल जाती है। बाद में इसको दूर करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योजना बनाया। बोला कि सारे के सारे जितने भी पैसे हैं उसे वापस लाओ शासन में, ठीक है, और उसके बदले में उतना पैसा ही ले जाओ। तो सभी आते हैं अपना डुप्लीकेट ही पैसा लेके, ठीक है। तो डुप्लीकेट पैसा छोड़ के बाकी जो भी पैसा रहता है उसके बदले में उतना चांदी दे दिया जाता है, चांदी तांबा पैसे, ठीक है।
तो जो भी हो, लेकिन एक वो व्यवस्था फैल जाती है बुरी तरह से। तो लोग इसको कहता है यार ये पागल टाइप का है, कुछ जो मनवाता है वो करता है और बाद में इसका योजना विफल होता है। देखिए 2 बार विफल हो गया। उसके बाद देखिए राजधानी परिवर्तन। राजधानी दिल्ली सल्तनत का अधिकांश राजधानी दिल्ली ही रहता है, ठीक है। खाली कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर से शासन संभालता है, ठीक है। तो राजधानी परिवर्तन क्या करता है, दिल्ली से ये 950 किलोमीटर यानी कि 700 मील क्या करता है, 700 मील जो दौलताबाद होता है, दौलताबाद, वहाँ पे ये अपना राजधानी ट्रांसफ़र करता है। तो कुछ लेखक कहते हैं जैसे बर्नी कि वहाँ ट्रांसफ़र करने का एक ही उद्देश्य था कि जो देखिए जैसे भारत का ये नक्शा है, दिल्ली यहाँ है तो दौलताबाद यहाँ है। तो बर्नी के अनुसार कि दौलताबाद ट्रांसफ़र करने का राजधानी इसका यही एवज था कि वो एक केंद्र में बैठ के पूरे भारत को की सत्ता को संभाल सके, ठीक है। और इवन बतूता क्या कहता है कि दिल्ली के जो जनता थे उसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि कभी कभी दिल्ली की जनता क्या करते थे, पत्र लिख के सुल्तान को गाली देते थे, ठीक है। पत्र पे गाली लिख के सुल्तान को भेजते थे। इससे सुल्तान तंग आकर राजधानी परिवर्तित करता है, ठीक है। तो अपने अपने इतिहासकार के अपने अपने मत, ठीक है। तो लेकिन कोई का जो ज़्यादा मत है वो कहता है कि वो अपने मतलब कि पूरा संतुलित करने के लिए दौलताबाद स्थित कर रहा था अपना राजधानी। तो लेकिन यहाँ पे स्थित करने से अच्छा तो यहीं पे था दिल्ली से ना, क्योंकि मंगोल सिंध के होते हुए आक्रमण करता था, तो उससे रक्षा होने के लिए दिल्ली से ही कार्रवाई करना उचित रहता। लेकिन जो भी हो, तो लेकिन ये जब दौलताबाद अपना राजधानी ट्रांसफ़र करता है तो सिर्फ मतलब कि जो सरदार होते हैं उसे ही नहीं आने के लिए कहता है, बोलता है जितना जनता है सब वापस चले आओ। सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगवाता है, हर 2 किलोमीटर पे खाने की व्यवस्था, पानी पीने का व्यवस्था करवाता है, ठीक है। और कहता है कि सारे के सारे जनता वापस चले आओ। जब ये छत पे जाके मतलब कि अपने महल पे जाके देखता है दिल्ली में कि अब एक भी घर में दिया नहीं जल रहा है, तब इसको सुकून मिलता है कि चलो हाँ राजधानी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। कहा जाता है कि 2 आदमी बच गया था, एक अंधा और एक लंगड़ा। तो अंधा का आँख फोड़ दिया गया और लंगड़ा को घसीट के दिल्ली से दौलताबाद ले गया, जिसमें से उसका एक ही टंगड़ी जा पाया था, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, दौलताबाद ट्रांसफ़र करता है। लेकिन कुछ कारणवश फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है और ये दोबारा दिल्ली स्थानांतरित करता है राजधानी, यानी कि दिल्ली से दौलताबाद गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली आया। तो देखिए इससे 2 परिणाम निकले। सकारात्मक परिणाम क्या निकला कि जो दिल्ली के आदमी थे उत्तर भारतीय, वो पश्चिमी लोगों से मिले जुले, यहाँ के संत वहाँ से मिले, वहाँ के संत यहाँ से मिले। मुस्लिम साउथ तरफ ज़्यादा मतलब स्थापित हो पाया, ठीक है। मुस्लिम का ज़्यादा मतलब जो साउथ में नहीं था वो स्थापित हुआ मुस्लिम का संख्या उधर, ठीक है। दुरुपयोग क्या हुआ कि जनता त्रहमा हो गया। जो दिल्ली में जिसका घर था वो वहाँ पे जाना पसंद नहीं किया, और गया भी तो वो यहाँ के चीज़ को भुला नहीं पाया, ठीक है। और इस सब कारण से सुल्तान की छवि खराब होती है, ठीक है। तो इसका ये नीति भी बेकार सिद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं खुरासान विजय की योजना। देखिए खुरासान क्या होता है, तो ये सोचता था कि चलो हर बार वही लोग हम पे आक्रमण करते हैं, जो मंगोल ख्वारिज्म सबके थे वही लोग हम पे आक्रमण करते, जो ईरान उरान के साइड के जो राजवंश थे, इस बार हम उस पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिक गठित करता है, ठीक है। और उसे 1 साल का भुगतान पहले ही दे देता है कि 1 साल का तुमको वेतन हम दे दिए, हम लोग को एक युद्ध करना है, खुरासान पर विजय प्राप्त करना है, तो हम लोग को मतलब मध्य एशिया को जीतना है। तो उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो मध्य एशिया में जो मिस्र के जो अस्त व्यवस्था जो शासन व्यवस्था चरमरा गया था वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जब धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो ये अपना इस पे विजय करने का नीति त्याग देता है, ठीक है। और सेना को जो संगठित करता है उसे विघटित कर देता है।
तो जब सेना को विखंडित करता है तो इतने लाख सैनिक क्या करते हैं, कुछ कुछ विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि इसका नौकरी चला गया तो ये विद्रोह करता है। तो इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक का MPT का ये भी योजना विफल रहा। ठीक है। 5वां योजना हम लोग देखते हैं कराचिल योजना। कराचिल योजना क्या है, हिमाचल प्रदेश में जो कुमायूं हिमालय है उसमें से कुछ छिटपुट जो थे छुप छुप के हमेशा विद्रोह क्या करते थे मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसको सबक सिखाने के लिए 1 लाख सेना को भेजता है कि 1 लाख सेना को यहाँ पे भेजता है कि आक्रमण किया जाए। ठीक है। तो 1 लाख सेना जाता है, लेकिन बर्फ़ की हवा से वो लोग तो उसको पराजित कर देता है। ठीक है। लेकिन बर्फीला हवा से चलने के कारण इब्न बतूता कहता है कि वहाँ से मात्र 3 आदमी ही वापस आ पाया था, जबकि बर्नी कहता है कि मात्र 1 लाख में 10 आदमी ही वापस लौट के आया था। इस तरह से इसका ये योजना भी विफल हो जाता है। इसके टाइम पीरियड का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, एक इब्न बतूता इतिहासकार हैं, ठीक है, वो 1333 से 47 के बीच रहता है। इसी के समय में भारत आया। तो पहला क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो मोरक्को के यात्री थे। ठीक है। किसके शासनकाल में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसके साथ क्या किया, तो उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है। और दिल्ली का काजी नियुक्त किया, उसके बाद इसको चीन भेज दिया गया। क्यों भेजा गया, अपना राजदूत बना के। तो ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मिस्र, चीन, ईरान से अपना दूत का आदान प्रदान करता था। उसका दूत यहाँ आया, इसका दूत वहाँ गया। ठीक है। तो मोरक्को का यात्री भी आता है और इसको चीन को भेजता भी है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि किसके टाइम में इब्न बतूता आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने दीवान-ए कोही क्या है, तो कृषि विभाग का स्थापना करता है। ठीक है। यानी कि कृषि को अच्छे से बढ़ावा देने के लिए ये कृषि विभाग का स्थापना करता है, जिसे कहते हैं दीवान-ए कोही। तो दीवान-ए कोही का स्थापना कौन करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसका काम रहता है कि सरकारी कर्मचारी को बोला जाता है कि तुम अच्छे उन्नत किस्म के बीज दो और बैल प्रदान करो किसानों को, ताकि किसान अच्छे से कृषि कर सके। ठीक है। तो और जो आजकल के फार्मिंग टाइप से कृषि होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइप से एक अच्छे जगह को चयनित करके और अच्छे उत्तम किस्म के बीज लगा दे के एक फार्मिंग टाइप से अच्छे पैदावार के लिए कृषि को सोचा था कि कृषि में अच्छे पैदावार हो। तो इसके लिए उसने दीवान-ए कोही का स्थापना किया। ठीक है। उसके बाद देखिए, हम पहले बताते हैं कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में जाने वाला प्रथम सुल्तान है कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। माउंट आबू के जैन मंदिर जाने वाला भी प्रथम सुल्तान। मथुरा के केशव मंदिर जाने वाला भी प्रथम सुल्तान। होली मनाने वाला भी, होली पर भी भाग लेने वाला प्रथम सुल्तान, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष सुल्तान था। देखिए, सब कुछ हम लोगों ने जान लिया। अब देखिए इसका कमजोरी क्या था और इसका हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं। कमजोरी क्या था, ये बहुत जल्दीबाज किस्म का इंसान था। मतलब कुछ भी लागू करता था, सोचता कि बहुत जल्दी वो चीज़ हो जाए। ठीक है। जल्दीबाजी किस्म का इंसान था और काल्पनिक ज़्यादा सोचता था कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है। तो काल्पनिक सोच का ज़्यादा व्यक्ति था और हमेशा अपने निर्णय को बहुत जल्दी सोचता था कि लागू कर दे। ठीक है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पढ़ा लिखा तो इंसान था ही, लेकिन लोग इसको पागल मूर्ख कहते हैं। ठीक है। बर्नी तो कहता है कि ये इस्लाम सब धर्म को जो ये लेके चलता था, तो कहता था बर्नी कि ये इस्लाम के मतलब समर्थक नहीं है। ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी उसका सोच कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसका ज़मीन पे वो अपनी योजना को सही से नहीं उतार पाया, उससे जनता खुश नहीं रहा, तो वो शासक अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी कि आपका सोच कितना अच्छा है, आप दीर्घ सोच वाले व्यक्ति हो, कुछ भी हैं, लेकिन आपका जो नहीं लागू हो पाया सही से, जो भी चीज़ आप लागू करना चाहे और प्रजा आपसे खुश नहीं है, तो आप अच्छे शासन के काउंट में नहीं आइएगा। ठीक है। तो लेकिन जो भी हो, लेकिन इसका सोच से लगता है ये आने वाले दिनों को लेके चलता था। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है। ठीक है।
इसका मृत्यु कब कैसे होता है? तो गुजरात में एक तुगा नाम के विद्रोह को दबाने के लिए जाता है। तुगा क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है सिंध। तो सिंध में ही उसको पीछा करने के चक्कर में इसको बुखार आता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बुखार के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, थोड़ा सा ये कठोर भी था। तब इसके जैसे पापा की बहन का एक बेटा था, ठीक है, गुरसप करके, वो विद्रोह करता है। ठीक है, तो विद्रोह करता है, तो जब वो विद्रोह करता है तो उसे दबाने के लिए जाता है। तो कभी वो एक हिंदू राजा से सहायता लेगा, तो उसके बाद हिंदू राजा उसको सहायता करके उसे लड़ेगा मोहम्मद बिन तुगलक से, तो भी मोहम्मद बिन तुगलक उसको हराता है। फिर गुरसप भागता है किसी और शासक के पास। तो वो लास्ट में जब हारने लगता है तो मोहम्मद बिन तुगलक को उसको सौंप देता है। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, उसको मार के, उसको मतलब कि बैल में भूसा भर के मार देता है। ठीक है, बैल के खाल में भर उसको रख के उसको मार दिया। उसके बाद उसके जो बदन के जो चमड़े होते हैं उससे वो और चावल में उसको पकाता है और उसके जो होते हैं घर वालों को खाने में परोस दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कठोर टाइप का भी इंसान था। तो जब इसकी मृत्यु होती है तो बदायूनी लिखता है एक बात कि अंततः लोगों को उससे लोगों से मुक्ति मिल गया। देखिए क्या लिखता है कि मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से और लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गया। ठीक है, तो ये कौन लिखता है? बदायूनी। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने जाना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब अगले क्रम में हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। ये इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि इसका नीति अकबर के तरह था। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग तुगलक वंश को ख़त्म करेंगे और सेहद वंश शुरू करेंगे। उसके बाद लोदी वंश ख़त्म करके बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी विद्यार्थी हैं उसको ये सब चीज़ समझ में आ सकें। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।